मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि 18 मई से पूर्व और मध्य भारत में गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत में लू चलने का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस हफ्ते के अंत तक कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर हरियाणा के सिरसा में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि 18 मई से पूर्व और मध्य भारत में भी गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित चिंता पर जोर दिया गया है। चेतावनी में कहा गया है कि लंबे समय तक धूप में रहने वाला या भारी काम करने वाले के लोगों में गर्मी से संबंधित बीमारियां बढ़ने की आशंका है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज अरविंद केजरीवाल के लिए अहम दिन होने वाला है। आज शुक्रवार को ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी अपने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले पर सभी की नजरें होगी। दरअसल आज सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए दोनों ही मामले अहम है। दरअसल आज ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला मामले में दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जाने वाली चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। इससे पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चुकी है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वही पीएमएलए मामले में चार्जशीट 60 दिन दाखिल करनी होती है। ऐसे में 21 मई से पहले यह चार्जशीट दाखिल होनी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसिया वीजा लॉन्च किया है। वही वीजा हासिल करने वाले लोग लंबे समय तक यूएई में रह सकेंगे। उन्हें कई तरह की अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। यूएई ने वीजा पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए लॉन्च किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम वीजा लॉन्च करने के बाद एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय निर्देशों को लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद की परियोजनाओं के हिस्से के रूप में आज हमने ब्लू रेजिडेंशिया की मंजूरी दे दी है, जो कि 10 वर्ष से प्रयास करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, चाहे वह समुद्री हो या जमीनी हो या वायु। पर्यावरण की गुणवत्ता, स्थिरता और इसकी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की परिपत्र अर्थव्यवस्था या अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो, हम ऐसे सभी लोगों को ब्लू वीजा प्रदान करते हैं। वर्ष 2024 स्थिरता के वर्ष होगा। हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिरता हमारे पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ी हुई है और इस क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय दिशा स्पष्ट और सुसंगत है। भगवान उनकी रक्षा करे जो इस मिशन से जुड़े हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए हैं। वहीं 12 मार्च को बद्रीनाथ के कपाट खोले हैं। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं लगभग 3 लाख से अधिक लोग 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम की यात्रा के शुरू होने के बाद से अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मरने वाले 4 लोगों में डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 धाम जाने वाले मुर्गे पर भीषण जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे, जिस दौरान पहले पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से मिले। जिसके बाद जब पुतिन बाकी राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे, उस समय पुतिन और शी जिनपिंग के पीछे 2 अधिकारी रहस्यमय काले ब्रीफकेस ले जा रहे थे। चीन से दुनिया की बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। हाल ही में रूस और चीन के न्यूक्लियर फुटबॉल एक साथ दिखे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को चीन के दौरे पर रहे, जिस दौरान जानकारी सामने आई है कि दोनों ही देशों चीन और रूस ने अपनी परमाणु ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की। पुतिन गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे, जिस दौरान पहले पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से मिले, जिसके बाद जब पुतिन बाकी राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे, उस समय पुतिन और शी जिनपिंग के पीछे दो अधिकारी रहस्यमय काले ब्रीफकेस ले जा रहे थे। अनुमान है कि यह बैग न्यूक्लियर फुटबॉल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ अगले टिप्पणी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम केजरीवाल का मजाक उड़ाया और कहा कि यह जेल का साइड इम्पैक्ट है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, उन पर जेल के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। साइड इम्पैक्ट के कारण वह सोचते हैं कि शासन ही सब कुछ है। अब वह शासन करने की अपनी इच्छा मुझसे जोड़ता है। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को। लोकसभा चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के नागरिकों से अपील की कि वे पीएम मोदी को वोट ना दें, क्योंकि गरीब एक बड़ा मुद्दा बन गई है और वह बेरोजगारी को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। एएनआई से बात करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम ना बनाए। गरीबी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वह बेरोजगारी को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। जिस तरह से पीएम मोदी सशस्त्र बलों में अग्निवीर योजना लाए, वह अर्धसैनिक बलों में भी यह योजना लाएंगे। कार्यक्रम भी लगे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आजकल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, सभी लोग 80 सीट के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए 400 की बात कर रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं। हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है। संदेशखाली के पास बटाला इलाके में महिलाओं ने 16 मई को संदेशखाली में कथित अपहरण की घटना के दोषियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार के प्रयास की हालिया घटना के दोषियों की गिरफ्तार की मांग की। खबरों के मुताबिक हाल ही में 3 बदमाशों ने संदेशखाली इलाके की एक महिला को रात में अगवा करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस 16 मई को पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए बशीरहाट की एक स्थानीय अदालत में ले गई है। बटाला की स्थानीय महिलाओं ने एएनआई को बताया कि वे सुरक्षित नहीं है और बिना सोए रातें गुजार रही है। তো দাঁড়িয়ে আছে বিক্ষোভ করছে, ছবি নিয়ে নাও। এই কজনই আছে, এর বাইরে বেশি হবে না, এই কজনই আপাতত আছে। শুরু করে দিয়েছে। কেন জবাব চাই, জবাব চাই, জবাব
পার্টি তুলে নিয়ে গেল, জবাব চাই, জবাব আলেশাদিকে যে তো যা তুলে নিয়ে গেল টিএমসি পার্টি, তারা কেন গ্রেফতার হলো না, জবাব চাই, জবাব অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না, জবাব চাই, জবাব দাও। টিএমসি দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন, জবাব চাই, জবাব চাই। টিএমসি দুর্নীতি, টিএমসির গুন্ডাদের বলো না, টিএমসির গুন্ডাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। গ্রেফতার চাই, শক্তি রাউতার গ্রেফতার চাই। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने 16 मई को एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या की योजना बनाने का आरोप में मुस्लिम मौलवी की गिरफ्तारी की जा रही पूछताछ के बारे में जानकारी। सूरत में हिंदूवादी नेताओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अनुपम सिंह गहलोत ने खुलासा किया कि इनके तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हुए थे, जबकि पंजाब के भी कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी। मई के फर्स्ट वीक में कामरेज तालुका के कठोर गांव से सूरत जिले में एक मौलवी सोहेल को पकड़ा गया था। इसने अपने एक जो मोबाइल सेट था, उस सेट से 17 अलग अलग वर्चुअल नंबर का उपयोग करके लोगों को धमकाया करता था। पूरे ग्रुप जो इसके पूरी गैंग चलती थी, उससे पूरा गैंग के साथ ये जो टारगेट होते थे, टारगेट को धमकाया करता था। ये इसका रोल जो था, ये +92 मतलब कि पाकिस्तान का नंबर ही यूज करता था। जो पाकिस्तान हैंडलर था, जो डागर है, उसने ही इसको मुहैया कराया था। उसके अलावा डागर के अलावा भी जो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मॉडल पाकिस्तान में, उनको भी ये फॉलो करता था। इसकी उम्र 25 साल है, लेकिन काफी ये रेडिकल आदमी है। मई के फर्स्ट वीक में कामरेज तालुका के कठोर गांव से सूरत जिले में एक मौलवी सोहेल को पकड़ा गया था। उसके बाद माजून का टीला शरणार्थ शिविरों में रहने वाली पाकिस्तानी शरणार्थियों को 15 मई को सीएए के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल गई। गृह मंत्रालय ने गैर मुस्लिम प्रवासियों पर अत्याचार करने के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। पाकिस्तानी शरणार्थी शीतल दास ने नागरिकता मिलने पर खुशी जाहिर किया और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। यशोदा ने कहा कि उनके बच्चे अब पढ़ लिखे सकेंगे और उनका भविष्य बेहतर होगा और वे अब भारतीय माने जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31/12/2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख और अन्य समुदायों के व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम बहुत खुशगुजार हैं भारत सरकार का, जो हमें नागरिकता प्राप्त कर। जैसे यहाँ के बच्चे हैं जाते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी मिलेगी तो हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे।